बहुत से कम लोगों को इस बारे में नॉलेज होगा कि ख्वाजा सरा के साथ निकाह हो सकता है। कुरान में कहीं पे जिक्र है नहीं है, मर्द और औरत, तो हम इनको औरत की ही कैटेगरी में फ़ाइल करेंगे जो क्लासीफाई हो गई है। शरीयत ने यहाँ तक कह दिया है कि ये लोग निकाह भी कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो मैं अपने लॉ स्कूल के 3rd ईयर में था, मेरी बीएड नहीं थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इंसान ठीक था, मैं गलत था, और उसकी वजह क्या थी? मेरी लाइल्मी थी। जी नाजरीन, ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर्स को हमारी सोसाइटी में जो है वो इक्वलिटी अभी तक मुयसर नहीं है। 2018 में पास होने वाले ट्रांसजेंडर एक्ट के बावजूद हमारी सोसाइटी में जो है वो ट्रांसजेंडर्स को एक थर्ड जेंडर जो तस्लीम किया जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो है वो एडवोकेट काजी उसामा मौजूद हैं। काजी उसामा से जानते हैं कि हमारा कानून जो है वो इसमें कितनी जो है वो आसानियाँ जो है वो ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं को देता है, और साथ ही साथ काजी उसामा की एक लंबी रिसर्च है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि हमारा दीन इस्लाम और हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर ट्रांसजेंडर जो चाहे उसकी जो विजिबिलिटीज़ हैं वो खसूसियात जो हैं वो एक मर्द की हैं तो वो एक ख़ातून से जो है वो शादी कर सकता है, और साथ ही साथ जो है अगर एक ट्रांसजेंडर में जो खसूसियात हैं वो एक औरत की विजिबल हो रही हैं तो वो एक मर्द से शादी जो है वो कर सकता है। काजी उसामा साहब, ये डिबेट जो है वो अजीब किस्म की है, क्योंकि 2018 में जब ये जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ तब भी जो है इस पर डिबेट्स की गई कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो एक थर्ड जेंडर है, इक्वलिटीज़ जो हैं वो डिज़र्व नहीं करते। तो इस पर पहले बताइएगा कि ये एक्ट के हवाले से, फिर इक्वलिटी के हवाले से, और फिर जो है ये थर्ड जेंडर एक्चुअली है क्या? जी सर, जब ये 2018 में हमारा ये एक्ट पास हुआ है तो इस पे बड़े डिस्प्यूट्स हुए हैं, लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन फर्दर इसको अमेंडमेंट्स के साथ थोड़ा सा करेक्शन भी हुई इसके अंदर। लेकिन अब जो वर्ड ट्रांसजेंडर है, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है कि ये जो वर्ड ट्रांसजेंडर है कौन से लोग इसके अंदर फ़ॉल करते हैं। क्योंकि जब आजकल हमारे जो माशरा है इसके अंदर एक वायरस आया हुआ है LGBT का, होमोसेक्सुअलिटी का, तो जैसे ही कभी कोई ये वर्ड यूज़ कर लेता है ट्रांसजेंडर, तो हमारा जो ब्रेन है लोगों का वो फ़ौरन से एक मैपिंग करके LGBT के कंसेप्ट में लेता है। तो मैं यहाँ पे वाज़िया क्लियर करना चाहूँगा इस बात को कि ट्रांसजेंडर, जिसे अगर हम लोग उर्दू में कहें तो ख्वाजा सरा, और अगर अरबिक में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसे बोलते हैं खुनसा, ठीक है। तो अगर और बायोलॉजिकल वे में जाएं तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्स। तो इसमें सबसे पहले तो अगर ट्रांसजेंडर जो एक्ट है 2018 उसमें भी बताया गया है कि जो ट्रांसजेंडर है उसकी क्लियर डेफिनेशन दी है उन्होंने कि ट्रांसजेंडर कौन होगा। वो कहते हैं अ ट्रांसजेंडर पर्सन, अ खुनसा is a person with a mixture of the male and the female genitals. That's been clear कि वो नेचुरल बोर्न है। अब हम ये चीज़ इसको एक सेपरेट कर देती है कि जो LGBT, जो मेंटल सिक पीपल्स हैं, जो ये वायरस है हमारी सोसाइटी का, वो और ये दो अलग चीज़ें हैं। तो मैं कहना चाहूँगा खुदारा, जब भी ट्रांसजेंडर किसी ख्वाजा सरा की बात हो तो आप लोग अपने दिमागों के अंदर LGBT का कंसेप्ट ना लेके आएँ, किसी होमोसेक्सुअलिटी का कंसेप्ट ना लेके आएँ। इसकी वजह से वो बेचारे भी दबे से दबे ही जा रहे हैं। वो लोग पहले ही माशरे के अंदर दबे जा रहे हैं, तो मज़ीद हम उन पे और इस तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके, पहले ही उनको कुछ राइट्स नहीं थे और जो कुछ राइट हैं भी वो हम उनको LGBT में डाल के उन बेचारों के साथ मज़ीद ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक ट्रांसजेंडर, एक ख्वाजा सरा और एक LGBT का मेन डिफरेंस क्या चीज़ है। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, सेम सेक्स, सेम होमोसेक्सुअलिटी, इसके अंदर इस्लाम प्रोहिबिट करता है, इट्स अ सिन। लेकिन अब जो एक ख्वाजा सरा है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है, वो एक नेचुरल बोर्न पर्सन है, तो उसके लिए एक डिफरेंट चीज़ है। और उसको तो मैं खुद एक कह लें कि पर्सनली तौर पे लाइक नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं और हमारा एक इस्लामी माशरा है और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कौम लूत वाला है सिस्टम। तो सबसे पहले तो मैं लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा आप लोग LGBT और ख्वाजा सरा को आपस में ना मिलाएं। तो अब सर, जिस तरह आपने बात की कि माशरे के अंदर इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, अब जिस तरह आपने बात की कि इनके अंदर माशरे में इनके क्या खसूसियात इनको हासिल हैं और किस तरह के राइट्स एंड प्रोटेक्शन है, अभी जो 2018 के अंदर बिल पास हुआ है, ट्रांस पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट्स बिल, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा स्टेप था इनके लिए। क्योंकि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। अब देखें जिस तरह एक ख्वाजा सरा है तो एक इंटरसेक्स है, अगर मैं इनका बायोलॉजिकल नेम लूँ तो एक इंटरसेक्स है, जब उनकी पैदाइश होती है तो उस टाइम पे हम इनका जो जेंडर है वो डिसाइड नहीं कर सकते। ऑन पॉइंट हम इनका जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते कि आइदर ही इज़ मेल और के फीमेल, लेकिन इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ शरीयत ने हमें बताए हैं। अब शरीयत इसमें बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स और जूरिस्ट की डिबेट्स है, फतवा मौजूद है। अब अरबिक में इनके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है खुनसा का। अब अरबिक में इनके जो क्लासिफिकेशन फर्दर हुई है वो खुनसा गैर मुश्किल और खुनसा मुश्किल, ये दो क्लासिफिकेशन है। अगर इंग्लिश में बात करना चाहूँ तो अनएम्बिगियस एंड एम्बिगियस। अगर इन क्लासिफिकेशंस को थोड़ा सा डिफाइन करें सर, अब अगर हम बात करें खुनसा गैर मुश्किल, जिसे बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का अगर मैं वर्ड बाय मीनिंग करूँ तो वो ये होता है कि क्लियर क्लासिफाइड पाथवे। तो जो खुनसा गैर मुश्किल है वो उसकी मिसाल इस तरह से है कि उसका जेंडर क्लासिफाई हो चुका है। अब उसके जेंडर को क्लासिफाई करने के जो पैरामीटर्स हैं वो हमें शरीयत बता चुकी है। वो क्या है कि जैसे ही आपके कोई बच्चा इस कंडीशन में पैदा होता है, आपने उसका जब प्यूबर्टी अटेन करता है तो आपने देखना है कि वो यूरिनेट कहाँ से कर रहा है, मेल ऑर्गन से कर रहा है या फीमेल ऑर्गन से कर रहा है, कौन सा ऑर्गन डोमिनेट है। तो ये एक पैरामीटर है। फर्दर अगर वो उसे मेंसेस आ रहे हैं या उसे नाइट फॉल्स हो रहे हैं, जैकुलेशन है, वो एक पैरामीटर है। उसके बाद उसके पीरियड्स की डेवलपमेंट हो रही है या उसके ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, ये एक पैरामीटर है। अगर तो उसका मेल ऑर्गन डोमिनेंट है और वो यूरिनेट मेल ऑर्गन से कर रहा है, दैट्स मीन कि वो एक मेल कंसिडर होगा इस्लामिक लिहाज से। ये तो एक डिबेट होगी। मुझे बताइएगा कि जब आप इस एक्ट के हवाले से रिसर्च कर रहे थे तो आपके सामने एक चीज़ आई जो शायद डिस्कशन के दौरान हमारे बहुत से ऐसे हजरात हैं जो हमारे देखने वाले हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर सकें। आपकी रिसर्च का जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था वो ये था कि जिसमें आपने क्लियरली एक चीज़ मेंशन की कि हमारा इस्लाम और हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक आम जो मर्द है या आम एक खातून है वो किसी ट्रांस वूमेन से या ट्रांस मैन से जो है वो शादी कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी आपकी करेक्शन करना चाहूँगा। जैसे आपने वर्ड यूज़ किया ट्रांस मैन एंड ट्रांस वूमेन, मेरे नज़दीक तो ये वर्ड ट्रांस इनके साथ लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का रिलीजन नहीं है, एक मुकम्मल इंसानियत का है। तो इस्लाम ने तो इनको इस तरह डिवाइड ही नहीं किया कि आप उनको ट्रांस वूमेन कहें या ट्रांस मैन कहें। जब आपका क्लासीफाई हो गया है कि वो वुमेन है, दैट्स मीन इट्स अ नॉर्मल वुमेन है। तो वो आपके ऊपर, उसके ऊपर जितनी भी शरीयत लगेंगे, जितने भी अहकाम लगेंगे, वो एक वुमेन के ही लगेंगे जो एक नॉर्मल वुमेन के ऊपर लगता है, और हम उसको वुमेन में ही काउंट करेंगे। क्योंकि देख लें इस्लाम ने कुरान में कहीं पे जिक्र है नहीं है मर्द और औरत, तो हम इनको औरत की ही कैटेगरी में फ़ाइल करेंगे जो क्लासीफाई हो गई है फ़ीमेल में, और जो क्लासीफाई हो गया है मेल में उस पर तमाम अहकाम और शरीयत लगेगी एक मेल की। और उसके ऊपर हम ये ट्रांस वर्ड मुझे नहीं लगता कि इनके साथ एक यूज़ करना चाहिए, गैर मुनासिब लगता है मुझे। तो पर्सनली तौर पे मेरा ज़ाती ओपिनियन है, अब हम उन्हें मेल कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब शरीयत कहती है, शरीयत बहुत ज़्यादा क्लियर है इसके ऊपर। और इवन के शरीयत ने यहाँ तक कह दिया है कि ये लोग निकाह भी कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। इस पे हमारा कानून क्या कहता है? मतलब आप तो शरीयत और इसकी, चूँकि हमारा जो कानून और इस्लामी चीज़ें दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी जी। हमारा इस्लाम अगर इस पे इजाज़त देता है तो हमारा कानून जो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर वो इस पे क्या कहते हैं? सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान 1973, तो उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियरली वाज़िया बता दी गई है कि हमारा जो भी लॉ बनेगा वो अकॉर्डिंग टू इंजेक्शंस ऑफ द कुरान, सुन्ना एंड हदीस के बनेगा। तो हमारा कोई भी ऐसा लॉ पास हो ही नहीं सकता कि जो शरीयत को कि उसके ऑपोजिट आए या उसके अगेंस्ट आ जाए। और अगर किसी मामले में ऐसा होता भी है तो जो शरिया लाया वो सुपीरियर होगा स्टैचूज़ के ऊपर। तो जब शरीयत एक क्लियर कट कह रही है कि ये लोग अपनी शादी भी कर सकते हैं, निकाह भी कर सकते हैं, उसके बाद हमारी सोसाइटी या मुआशरा इस चीज़ को कैसे तस्लीम कर सकता है? क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि मैंने लव्स ट्रांस मैन या ट्रांस वूमेन का कहा था, तो आपने कहा था कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन
क्लैरिफिकेशन से पहले जो है वो ट्रांस ही तस्वुर किया जाता है, ट्रांसजेंडर ही तस्वुर किया जाता है, तो इसलिए मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इसी तरह अगर कोई हमारी जो आम सोसाइटी है वो उसको अगर ट्रांसजेंडर जो क्लैरिफिकेशन से पहले ट्रांसजेंडर जो वो उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे हमारी शरीयत या हमारे कानून जो है वो इजाज़त दे रहे हैं? सर देखिए ना, जब तक तो वो भी अडल्ट है, नहीं हुए, अभी चाइल्डहुड में है, ठीक है, प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, तब तक तो एक बच्चे में भी मेल वाले फीचर्स डेवलप नहीं होते, एक लड़की में भी फीमेल वाले फीचर्स डेवलप नहीं होते, तो हम उनको भी तो सेपरेट रख लेते हैं ना, उनके साथ तो ट्रांस या मेल नहीं, इस तरह की कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती ना। तो वो भी बेचारे अभी बच्चे हैं, मासूम हैं, बड़े होंगे, हमें उनका जेंडर पता चल जाएगा। और इवन के 1780s तक अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ तो मैं अपने लॉ स्कूल के 3rd ईयर में था, मेरी बीएड नहीं थी, और अब आपके सामने माशाल्लाह से है। तो ये मैं नहीं इसको एक पैरामीटर रखता हूँ, क्योंकि ये जब आप प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, आप 18 ईयर्स को अपने क्रॉस करते हैं, आपके अंदर हार्मोनल्स चेंज आने स्टार्ट होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि चाइल्डहुड से लेके अपने वो टीन एज में जब तक होते हैं, तब तक कोई तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर इस तरह की खसूसियात डेवलप नहीं होती। आप उनकी आवाज़ देख लें, बच्चों से बात करें, उनकी आवाज़ बिल्कुल एज अ पोलाइट लाइक ए वुमेन, तो जब वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं तब चेंजिंग्स आना शुरू होती हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस बेस पे भी उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इस तमाम तरह रिसर्च के दौरान जो है वो आपके लिए क्या चीज़ ऐसी थी जो आपके लिए शॉकिंग थी, नई थी, और बतौर क्योंकि आप भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो इस माशरे में रहते हुए आपके लिए चीज़ भी वो हैरान कुन थी कि ये चीज़ें ये कानून में और शरीयत में मौजूद तो हैं, लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी मैं ख़ुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं यहाँ टोटली एग्री हूँ आपके साथ। इवन कि मैं एक लॉ स्कूल में अपना 3rd ईयर का स्टूडेंट था। मैं अपना पर्सनल आपको व्यू बताऊँ तो मैंने एक सोशल मीडिया पे उस टाइम किसी ख्वाजा सिरा ने शादी की, उसकी निकाह की जो सेरेमनी थी वो सर्कुलेट हो रही थी। ऐसे ही वो मेरे से स्क्रॉल कर रहा था मैं, और स्क्रॉल करते हुए वो मेरी नज़र से भी गुजरी, और आई वॉज़ रियली शॉक्ड कि यार ये क्या। और मैंने वो जो शख्स उससे निकाह कर रहा था, मैं कहा यार ही वॉज काइंड ऑफ अ मेंटली सिक पर्सन। तो लेकिन अब मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि मैं वहाँ पे स्टक होके नहीं रह गया कि ये शादी कर रहा है, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, देखा, और फिर उसके बाद आगे मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा एक सब्जेक्ट आ गया, फिर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आ गई, उसमें मैं मज़ीद आगे पढ़ रहा था, फिर इसके डिस्कस किया, देखा, अपने जो मेरे टीचर्स थे, मेरे प्रोफेसर्स थे, उनसे मैंने हेल्प ली, कुछ मैंने डिफरेंट फ़िक्स के उलमा कराम से उनसे जाके पूछा, तो तब मुझे पता लगा कि वो इंसान ठीक था। आई वॉज़ रॉन्ग एट दैट टाइम। इस पे उलमा भी मुत्तफिक हैं जी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इंसान ठीक था, मैं गलत था, और उसकी वजह क्या थी? मेरी लाइल्मी थी, मेरा नाक़स इल्म था, जिसकी वजह से मैंने उस शख्स को समझ रहा था कि ये एक सोसाइटी से हट के नॉर्म्स एंड कल्चर्स एंड रिचुअल्स को हट के काम कर रहा है। लेकिन उस इंसान ने तो बड़ा एक स्टेप लेके हमें दिखाया है कि ये जो इनको बेचारे, ये आप देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ये शिकार हैं, ये विक्टिम्स होते हैं। तो उस बंदे ने तो हमें ये सिखाया है कि हमें तो उससे सीखना चाहिए था। तो फिर मैंने मज़ीद इसके ऊपर देखा, तो जब मुझे पता लगा कि शरीयत इस पर कितनी क्लियर है, और वो इनको यहाँ तक के हक़ देती है कि अगर कोई डिक्लेयर हो गया है, कोई खुनसा, कोई ख्वाजा सिरा डिक्लेयर है कि वो मेल है या वो फ़ीमेल है, तो वो अपनी ही सोसाइटी के किसी, अगर कोई फ़ीमेल है, वो अपनी ही सोसाइटी के किसी मेल से शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है, या वो किसी नॉर्मल मैन के साथ भी कर सकती है। क्योंकि देखें ना, इसमें इस्लाम ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम उसको फ़ीमेल ही काउंट करेंगे, ट्रांस वाला तो तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया ना, हम उसे एक नॉर्मल फ़ीमेल काउंट करेंगे। तो इसी तरह ही जो मेल है वो भी अपनी ही सोसाइटी में से जो उसके लाइक जिस तरह के हैं, जो उनसे गैर मुश्किल के जो फ़ीमेल है, वो उससे भी निकाह कर सकता है, और उसके अलावा वो जो नॉर्मल फ़ीमेल्स हैं उनके साथ भी निकाह कर सकता है। तो इट्स अ वेरी क्लियर। तो यहाँ पे भी इसकी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया, और पहले ही हमारा लॉ बड़ा क्लियर है। मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 25 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स पे कहता है। वो कहता है देयर शैल बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स। तो हम कैसे इनको कर सकते हैं अपने आप से सेपरेट? ये हमारे माशरे का हिस्सा है, ये भी हम में से ही है। अब देखें, मुझे लोगों की ये समझ नहीं आती, लोगों को सिर्फ इनसे ये शिकवा होता है कि ये अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर के लिए गलत रास्ते इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अब देखें इंसान है,
कोई भी इंसान है, फ़िज़िकल डिज़ायर कुदरत की तरफ से उसमें रखी गई है। अब अगर वो इसे हलाल तरीके को आप नहीं फ़रोग देंगे, आप उनको नहीं उस तरह में लेके आएंगे, तो वो किस तरह करेंगे? क्या अभी मुझे लगता है कि बहुत से कम लोगों को इस बारे में नॉलेज होगा कि ख्वाजा सरा के साथ निकाह हो सकता है। इवन मुझे नहीं पता था आज से 2 साल पहले कि ख्वाजा सरा के साथ निकाह हो सकता है। तो इस चीज़ की तो अवेयरनेस। ख्वाजा सरा से जो आपने कहा कि निकाह हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे मज़ीद जो है वो क्लियर कीजिएगा कि चाहे उसकी जो जेंडर की स्पेसिफिकेशंस हैं या जेंडर को एक जो है सेपरेट किया जाए कि वो ख़ातून है या एक जो है वो मर्द है, चाहे वो ख्वाजा सराई उसको तस्लीम किया जाए, जेंडर क्लैरिफिकेशन ना भी हुई हो, फिर भी जाएज़ है? देखें, यहाँ पे तो आप उस पॉइंट में चले गए ना जो इसकी मैंने आपको टाइप 2 बताई है, ठीक है, एम्पीगियस टाइप। और अगर मैं इसे अरबिक में कहूँ तो खुनसा मुश्किल की बात आ गई। अब खुनसा मुश्किल के अंदर भी फिर शरीयत ने थोड़े से स्टेप्स रखे हैं। अब शरीयत ने कहा है कि जो खुनसा मुश्किल है उसमें यह होता है कि डाउट होता है, क्लियर नहीं हो रही होती चीज़ें कि इधर वो मेल है और फीमेल है। तो उसमें शरीयत ने कहा है कि उस इंसान को सब्र करना चाहिए, ठीक है। कुछ उलमा ने कहा है मॉडर्न अब स्टडीज़ में आके, कुछ ने कहा है कि उसको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए मॉडर्न स्टडीज़ कि उससे उसका जेंडर क्लियर हो जाए कि वो मेल है या फीमेल है। और लाइक जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें कहा गया है कि उसे सब्र करना चाहिए कि जब तक उसके ऊपर वजाहत ना हो जाए, ठीक है। अब उसमें भी फर्दर पैरामीटर्स हैं डिफरेंट कि उसमें यह होता है कि हमें कन्फ्यूजन कैसे होती है कि जो वो यूरिनेशन है वो पीप कर रहा है अपने बोथ ऑर्गन से, मेल ऑर्गन से भी और फीमेल ऑर्गन से भी। अब उसमें फिर शरीयत ने फर्दर थोड़े से पैरामीटर्स रखे हैं कि आपने देखना है जब वो यूरिनेट कर रहा है तो जो क्वांटिटी है यूरिन की वो अगर मेल ऑर्गन से ज़्यादा क्वांटिटी में पी कर रहा है और फीमेल ऑर्गन से कम में कर रहा है तो वो मेल कंसिडर होगा। और अगर वो इसी का वाइस वर्सा एज अ फीमेल के लिए, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसकी अगर बियर्ड ग्रो होती है, जैसे आपने मेरे से पहले पूछा था, तो ये खुनसा मुश्किल के अंदर ये चीज़ आती है। अगर उसकी बियर्ड ग्रो होती है और उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद अगर ये सब भी हो रहा है तो जब वो कहें कि प्यूबर्टी अटेन कर गया, 18 साल का हो गया, उसके बाद उसकी सेल्फ़ डिज़ायर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसे एक टाइम तक कह लें कि उसे डिज़ायर्स नहीं हो रही किसी किस्म की, लेकिन कुछ अरसा बाद उसमें डिज़ायर आना शुरू हो गई हैं, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वुमेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या मेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल में जाएगा या फीमेल में जाएगा। लेकिन अगर वो क्लियर कट खुनसा मुश्किल है, ठीक है, एम्बिगियस है, तो फिर हम उस पर उसके साथ शरीयत कहती है कि आप निकाह नहीं कर सकते, ना वो शादी कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? देखें, अगर वो फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसकी मेल से शादी करवा देते हैं और बाद में अगर उसके ऊपर उसका जेंडर रिवील होता है और वो ख़ुद मेल हो जाता है, तो सेम सेक्स में जो निकाह है वो होमोसेक्सुअलिटी में चला जाएगा। इट्स अ सिन इन इस्लाम। तो दैट्स वाई इसको प्रोपिशन दी की है कि उसको चाहिए कि वेट करे कि जब तक उसका जेंडर उस पर रिवील ना हो जाए। लेकिन आजकल मॉडर्न दौर है तो मेडिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। जी नाज़रीन, एडवोकेट काजी उसामा की जो गुफ्तगू आपने सुनी है, और मज़ीद मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है, जी वो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा मैं आपका बस टाइम लूँगा, वो भी अवेयरनेस में जाना चाहिए, लोगों की नॉलेज में आना चाहिए। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस पे मैं बात करना चाहूँगा कि इनको जायदाद में हिस्सा कैसे मिलेगा। इसके ऊपर जो हमारा ट्रांस पर्सन राइट्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2018, उसके चैप्टर 5 में बताया गया राइट टू इनहेरिट। अब उसमें उन्होंने कहा है कि जो खुनसा गैर मुश्किल है, ठीक है, जो अनएम्बिगियस टाइप है, जो डिक्लेयर हो गई है, क्लासिफाइड हो गई है कि मेल है और फीमेल है, उसको उसी तरह ही जायदाद में हिस्सा मिलेगा जैसे एक फ़ीमेल को मिलता, ठीक है, 1/2, और जो मेल का है वो उस तरह जाएगा। अब नीचे फर्दर अब बात फिर आती है कि जो कह लें खुनसा मुश्किल है उसको कैसे मिलेगा जायदाद में हिस्सा, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। लेकिन लॉ ने इसको क्लियर किया। वो कैसे क्लियर किया? उन्होंने कहा है कि 18 ईयर्स के बाद सेल्फ परसीव अगर उसे लगता है कि वो मेल है तो वो फिर उसे मेल का हिस्सा मिलेगा। उसके बाद आफ्टर 18 ईयर्स अब अगर उसे फिर दोबारा
अगर उसे सेल्फ सीड पे कि वो कहता है कि मैं फ़ीमेल, तो उसे फ़ीमेल का हिस्सा मिलेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये अलमिया है कि जब जो है वो पता चलता है कि ख्वाजा सराय है, जब बाय बर्थ पता चलता है कि ख्वाजा सराय है, तो उसको जो है वो अब अडॉप्शन या घर पे रखना जो है वो लोग तसव्वुर नहीं करते कि हम जो है वो एक ट्रांसजेंडर को जो है वो परमान चढ़ाएं। तो ये विरासत में हिस्सा मिलना, ये तमाम तर चीज़ें तो लोग कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? सर लैक ऑफ द नॉलेज, यही बातें जो अब हम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी को पता होगा। इवन कि मैं अपने कोलीग्स के साथ भी डिस्कस कर रहा था, वो मेरे से काफ़ी सीनियर्स हैं, तो दे आर रियली शॉक्ड कि यार रियली उनके साथ निकाह हो सकता है, पता ही नहीं था। क्यों? अवेयरनेस नहीं है। तो मेरी तो उलमा इकराम से भी रिक्वेस्ट है कि इसकी अवेयरनेस करें, लोगों को नॉलेज दें, ताकि जो बच्चा बाय बर्थ पैदा होता है वो बेचारा जो बेघर कर दिया जाता है, वालिदैन उसको घर में रखें, उसको एज अ नॉर्मल जैसे उनका चाइल्ड होता है, जिस तरह से उसकी परवरिश की जाती है, बिल्कुल इसी तरह से वो भी उसी परवरिश का हक़ रखते हैं। तो ये चीज़ को जैसे जैसे हम लोगों में अवेयरनेस लेके आएंगे तो उम्मीद है कि ये चीज़ें होना ख़त्म हो जाएंगी। जी नाज़रीन, एडवोकेट काजी उसामा की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी है, और इनका कहना था कि आप जो है वो पाकिस्तान में रहते हो, जो पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर है या हमारे दीन इस्लाम में जो शरीयत है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप जो है वो किसी ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा से जो है वो निकाह कर सकते हैं। और साथ ही साथ दीन इस्लाम हमें इस चीज़ के बारे में जो है वो बताता है कि आपकी विरासत में जो हिस्सा है, अगर आपके यहाँ जो है वो ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसको जो है वो उतना ही विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए जितना एक ख़ातून को या एक मर्द को जो है वो मिलता है। तो ये तमाम तर तफसीलात थी जो काजी उसामा ने हमें बताई हैं कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स इस पर क्या चीज़ें जो हमें बताते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।